Success is a vehicle which moves on wheels, called hard work and discipline. But journey is impossible without fuel, called self-confidence. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have discussed with a new series on the legal and constitutional history, and in this series we have discussed various questions, important questions for the examination point of view. And in this series, today we will discuss with one more question, that is the discuss about the judicial reforms of लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो या फिर वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है. तो दैट इज आवर क्वेश्चन. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. जब भी कोई क्वेश्चन आप लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा. तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन? Lord Cornwallis was the British Army officer who joined British Army in 1757. ये ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे और ये इस ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट भी थे. He laid down the foundation of संस्कृत कॉलेज एट बनारस फॉर हिंदूज. उन्होंने बनारस में हिंदुओं के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और आज के टाइम में वही कॉलेज गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता है. ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ मिंट एट कलकत्ता. उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक मिंट की भी स्थापना की थी. मिंट आप समझते हैं ना, जहाँ पर नोट वगैरह की और जो जितने भी मेडल्स वगैरह बनते हैं वो मिंट होती है. तो इंडिया के अंदर जब आप देखेंगे तो देयर आर टोटल फोर मिंट्स. तो कलकत्ता के अंदर जो इन्होंने मिंट स्थापित की थी, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिंट. उन्हीं चारों में से एक है. इफ यू टॉक अबाउट द लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वॉन हेस्टिंग्स रहे थे. तो वॉन हेस्टिंग्स ने, आपको पता है कि सिविल जो हमारी जो सिविल सर्विसेज जो आज भी हम जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी फाउंडेशन तो रखी थी वॉन हेस्टिंग्स ने, परंतु उसी को जो आगे बढ़ाने का जो कार्य था, उसके अंदर रिफॉर्म करने का जो कार्य था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था. तो वॉन हेस्टिंग्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. उन्होंने सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन तो रखी, आधारशिला तो उन्होंने ही रखी थी. बट लॉर्ड कॉर्नवालिस रिफॉर्म दिस मॉडर्न सिस्टम. उन्होंने इस सिस्टम में सुधार किया. ही मॉडर्नाइज्ड इट. उन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया. एंड द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस. यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है. ही आल्सो रिफॉर्म्ड क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस सिस्टम. उन्होंने हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, और जो पुलिस सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी सुधार करने की कोशिश की थी. एंड ही आल्सो फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम. और उन्होंने भारत में एक स्वतंत्र न्याय स्वतंत्र न्याय सिस्टम की स्थापना की. और इसके अलावा उन्होंने जितने भी कंपनीज के अंदर कार्य कर रहे थे सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उनके द्वारा जो करप्ट प्रैक्टिसेस की जा रही थी, उनके द्वारा जो कंपनी का सर्वेंट रहते हुए प्राइवेट ट्रेड किए जा रहे थे, उसके ऊपर भी रोक लगाने का कार्य किया था. तो दीज आर सर्टेन जुडिशियल रिफॉर्म्स मेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना होगा पहले. इसके बाद हम बात करते हैं इन 1762 की बात है. उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जगह मिल गई. एंड ही वाज इलेक्टेड एज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में इन्हें चुन लिया गया. और इन इंडिया ही एनेक्टेड कॉर्नवालिस कोड. उन्होंने उसके बाद इंडिया के अंदर कॉर्नवालिस कोड भी बनाया था. इसके अलावा 1782 में ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. उन्हें गवर्नर जनरल भी बनाया गया. कब की बात है? 1782 की. तो 1782 में उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया. इसके अलावा कमांडर इन चीफ भी उन्हें बनाया गया. और 1789 से लेकर 1792 के बीच में, इन बिटवीन 1789 to 1792, he led British company forces to defeat the Mykenaean ruler टीपू सुल्तान. आप टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा. तो उन्होंने जो 1789 से लेकर 1792 तक ब्रिटिश कंपनी के अंदर फोर्सेस के रूप में, जैसे आपको बताया कि वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें काम किया था. और मैसूर जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था. एंड उन्होंने इसके अलावा 1793 में जो हमारे इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम था, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था. तो जो इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे.
And apart from these, many administrative reforms were also made by Lord Cornwallis. बहुत सारे उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए थे. कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए थे? उन्होंने his most important work was the purification of civil service. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जो सिविल सर्विस है उसकी फाउंडेशन तो रखी थी वारन हेस्टिंग्स ने, जबकि परंतु उसको सुधार करने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. सुधार कैसे किया था उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर चयन प्रक्रिया बनाई जिसके थ्रू कैपेबल और ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट का सिलेक्शन होने लगा. तो दिस मीन्स his important work was the purification of civil service and through the hiring capable and honest public servants. Second one is he also purify economy. उन्होंने इकोनॉमी के अंदर भी सुधार करने का कार्य किया. कैसे किया? जैसे कि आपको पता है कि उस समय बताया जाता था वारन हेस्टिंग्स के समय में कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे दे वर इन्वॉल्व इन देयर प्राइवेट ट्रेड्स आल्सो. वो प्राइवेट ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे. तो उनके और वो कहीं ना कहीं ब्राइब्स हैं, गिफ्ट्स के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे थे. दिस मीन्स वी कैन से दैट दिस ऑल द कंपनीज ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन द करप्ट प्रैक्टिसेस. वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे. तो इन्होंने क्या करा लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने? इन्होंने आकर हमारी इकोनॉमी में सुधार किया और ये पता लगाया कि ये जितने भी कंपनी के सर्वेंट हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस में क्यों इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं. उन्होंने ये देखा कि इनको अंडर पे किया जा रहा था, उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी जिसकी वजह से वो अपना प्राइवेट ट्रेड करने को मजबूर थे. तो उन्होंने उसके अंदर भी सुधार करने का कार्य किया और इसके लिए उन्होंने क्या करा? ही यूज्ड टू रिसीव वेरी हाई रेवेन्यू कमीशन. उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पे उनकी जो सैलरी है जो अंडर पे थे उनके मतलब उनको ज़्यादा पैसे मिल सके, उसके लिए उन्होंने सुधार का कार्य किया. और दीज कंपनी सर्वेंट वर एंगेज्ड इन इलीगल, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो इलीगल प्राइवेट ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व थे. और वो जो प्राइवेट ट्रेड वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ करते थे वो अपने नाम से ना करके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के नाम से किया करते थे. तो ये जो प्राइवेट ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस थी, इलीगल प्रैक्टिसेस थी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो की जा रही थी, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का कार्य किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. उन्होंने इसके अंदर सुधार किया जिससे उन्हें प्राइवेट ट्रेड करने की आवश्यकता ही ना पड़े. इसके अलावा ही आल्सो रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन. ही परसुएडेड कंपनीज डायरेक्टर टू पे हैंडसम सैलरी. उन्होंने कंपनीज के डायरेक्टर को कहा कि ये जितने भी कंपनीज के सर्वेंट हैं इन्हें हैंडसम सैलरी दी जानी चाहिए सो दैट दे मस्ट नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस. भाई एक यदि एम्प्लॉई है यदि उसको सही सैलरी मिल रही है तो नेचुरली है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा. तो उन्होंने कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनसे ये कहा कि आप कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनको एक अच्छी सैलरी दीजिए जिससे कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो. Cornwallis also established policy of making appointment prima facie on the merit basis. जितने भी सिविल सर्विसेज आपने इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में सुना है इनके अंदर आपको पता है कि आज भी जो चयन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है. और ये जो तरीका था मेरिट बेसिस पे अपॉइंटमेंट का जो तरीका है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लाया गया है. तो दिस मीन्स ही हैज मेड रिफॉर्म इन द इंडियन सिविल सर्विस सिस्टम. कॉर्नवालिस सेपरेटेड 3 ब्रांचेज ऑफ सर्विस. उन्होंने क्या करा था? जो हमारी जो कंपनी के जितने भी जो कार्य थे, सर्विस के जो कार्य थे उनको 3 भागों में बांट दिया. कॉमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू. उनको अलग अलग काम दे दिए गए, मतलब इंडिपेंडेंट कर दिए गए उनके कार्य. एंड नाउ द कलेक्टर वाज गिवन ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर. जो हमारा जो कलेक्टर था, जो पहले जुडिशियल पावर भी जिसे दी गई थी पहले, उनसे वो पावर लेकर उन्हें केवल ये कहा गया कि अब आपको केवल रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य ही करना है. इस तरह से उन्होंने एक तरह से इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नाम का जो कंसेप्ट आज भी आपको इंडिया में देखने को मिलता है उसको लागू किया था. तो दीज आर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. नाउ कम टू जुडिशियल रिफॉर्म्स. What are the judicial reforms made by Lord Cornwallis? First judicial reform is he made significant judicial administrative reform and attempted to complete all uncompleted works of वारन हेस्टिंग्स. उन्होंने वो सब कार्य जो वारन हेस्टिंग्स अधूरे छोड़ गए थे उन सबको पूरा करने का कार्य किया. इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए, सुधार किए.
इन बंगाल, जैसा कि आपको पता है कि उस समय बंगाल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थी उस समय 35 हुआ करती थी। अब उन्होंने वो जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या थी 35 से घटाकर 23 कर दी। नाउ कलेक्टर्स वर गिवन द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर criminal justice and magistrate powers, and they were presided over district courts in 1787 and was district administrator. Changes were made in the administration of criminal justice. यदि आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल जो आपराधिक केसेस के अंदर जो न्याय के जो सिस्टम है उसको भी चेंज किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और वो तारीख कौन सा सन है, 1790 से 1792 के बीच में उन्होंने हमारा जो आपराधिक न्याय व्यवस्था थी उसके अंदर भी काफ़ी सुधार किए थे। जैसा कि आपको पता है कि उस समय डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्टें हुआ करती थी। आपको याद हो 1773 का जो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया था और 1772 के अंदर कोर्ट सिस्टम मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। उसके अंदर फौजदारी कुछ मोफसिल दीवानी अदालत, मोफसिल निजामत अदालत, आपको याद है सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गई थी। तो जो मोफसिल निजामत अदालत थी वो फौजदारी केसेस के लिए ही बनाई गई थी, जो हर डिस्ट्रिक्ट में भी स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स थी उनको तो कर दिया ख़त्म और उनके स्थान पर सर्किट कोर्टों की स्थापना करी। 4 सर्किट कोर्ट बना दी। और वो 4 सर्किट कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी, ढाका, पटना, कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। दिस मीन्स district फौजदारी courts were abolished and the 4 circuit courts were established in Dhaka, Patna, Calcutta and Murshidabad. And these courts were presided over by 2 covenant servants of the company who resolved their cases with the help of qazis and muftis. ये जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स के स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट लाई गई और उन 4 सर्किट कोर्ट के अंदर, चारों सर्किट कोर्ट के अंदर 2 कोविनेंट कंपनी के 2 कोविनेंट सर्वेंट्स को अपॉइंट कर दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप काजीज और मुफ्तीज की सहायता लेकर उनके अंदर जो भी मसले आएंगे, जो भी केस आएंगे उनको सोल्व करेंगे। इसके अलावा सदर निजामत अदालत, आपको पता है कि मोफसिल निजामत अदालत के बाद दूसरी जो फौजदारी कोर्ट हुआ करती थी वो थी सदर निजामत अदालत। तो इन्होंने क्या किया, सदर निजामत अदालत वाज रीलोकेटेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। जो सदर निजामत अदालत पहले मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी, अब इन्होंने क्या किया, उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर दिया। एंड नाउ इन प्लेसेस ऑफ मोहम्मदन जजीज, और उनके अंदर जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मदन जजीज की अपॉइंटमेंट की गई थी उस समय, तो उन्होंने मोहम्मदन जजीज को हटाकर उनके स्थान पर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को अपॉइंट कर दिया। तो दीज आर सर्टेन रिफॉर्म्स जो फौजदारी केसेस के संबंध में किए गए हैं, फौजदारी अदालतों के संबंध में किए गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म हैड टेकन द फाइनल शेप इन 1793। ये जो जितने भी उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किए थे, न्यायिक सुधार किए थे, इसको फाइनल शेप दी गई थी 1793 में बाय अनेक्टिंग द कॉर्नवालिस कोड। और इसके लिए एक कॉर्नवालिस कोड को एम्बॉडिड कर दिया गया, कॉर्नवालिस कोड बना दिया गया। एंड मैनी न्यू रिफॉर्म्स वर आल्सो मेड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि आपको पता है आज भी इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नाम का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए उन्होंने कई नए और भी रिफॉर्म किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर नाम के जो कॉन्सेप्ट था उसको उस समय अप्लाई किया था, और इसको अप्लाई करते हुए मैनी न्यू रिफॉर्म्स वर मेड, कई नए रिफॉर्म भी किए गए थे। एंड ऑल द सिविल सर्विस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट वर हर्ड बाय द जजेस। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी सिविल केसेस है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुने जाते थे, अब वो ये कहा गया कि वो जो जज के द्वारा सुने जाते थे, नाउ ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथॉरिटी वाज रिमूव्ड, कि वो सारे केसेस जो सिविल केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे वो जजेस के द्वारा सुने जाएंगे। और जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अथॉरिटी थी उनको जो दी गई थी, पावर दी गई थी, उसको ले लिया गया। भाई जो जुडिशियल पावर आपको मैंने बताया था ना, कलेक्टर को जुडिशियल पावर भी थी उस समय, तो जो कलेक्टर को जुडिशियल पावर उन्होंने दी हुई थी वो तो उनसे ले ली और ये कह दिया कि आपको केवल रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करना है, और जहाँ पे जितनी भी जुडिशियल पावर की बात आएगी तो वो कार्य केवल जजेस के द्वारा किया जाएगा।
ये कहा उन्होंने। तो दिस मीन्स ऑल द सिविल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट वर नाउ टू बी हर्ड बाय द जजेस ओनली, नॉट बाय द कलेक्टर। तो कलेक्टर से वो पावर इन्होंने ले ली है। नाउ द कलेक्टर वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब कलेक्टर को ये कहा गया कि आपको केवल रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करना है, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू कलेक्शन ओनली। हाँ जी, इसके अलावा सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ लोअर ग्रेड वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जितनी भी आपको भी पता है कि आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स के अलावा कई निचले तबके की कोर्ट्स भी हैं, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स भी हैं। तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स लोअर ग्रेड की भी स्थापित की थी, जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कार्य कर रही थी। एंड ऑल द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स वर हार्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये कहा जाता था कि जितनी भी अपील जो भी लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाएंगे, उनके खिलाफ जो अपील जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगी। और आज भी आपको जानते हैं कि सिस्टम यही चल रहा है कि निचली अदालत जो भी डिसीजन देती है उसके खिलाफ अपील उसके ऊपरी अदालत में ही जाती है। एंड द नेक्स्ट जुडिशियल रिफॉर्म वाज ही आल्सो मेड रिफॉर्म्स इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पुलिस व्यवस्था के अंदर भी काफ़ी चेंज सुधार किए थे। एंड नाउ द पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये कहा गया कि जो भी पुलिस सिस्टम है, जितने भी पुलिस वगैरह ऑफिसर वगैरह हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में कार्य करेंगे। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थानेज एंड पुलिस सर्कल्स। आपको पता है कि आज भी आपको थाने देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी उनके अंदर अलग अलग थाने डिवाइड कर दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाने अलग अलग कुछ 20 स्क्वायर माइल्स के, मतलब जो एक एरिया इन्होंने फिक्स कर लिया था कि हर 20 स्क्वायर माइल्स के ऊपर एक थाना काम करेगा। एंड ही वॉज असाइंड बाय लीगल इंडियन ऑफिसर्स। और ये कहा गया कि उसके अंदर जो ऑफिसर होंगे वो इंडियन होंगे और जिनको दरोगा के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। और उनकी सहायता के लिए, दरोगा जिसकी सहायता के लिए कांस्टेबल भी कार्य करेंगे। दिस मीन्स इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट was divided into thanas and he was assigned by the Indian officers। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो इंडियन ऑफिसर्स उसके अंदर कार्य करेंगे। These were known as darogas and who was assisted by large number of constables। और उनकी सहायता करने के लिए कांस्टेबल्स होंगे। And the Cornwallis resigned from the post of governor general। उन्होंने इस पोस्ट से, गवर्नर जनरल की पोस्ट से 1793 में 1793 में रिजाइन दे दिया, क्योंकि वहाँ पे उनको जो लंदन का जो कॉर्नवालिस इंस्टीट्यूट था उनके द्वारा उन्हें फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो क्या बताएंगे, कॉर्नवालिस रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन 1793 एज ही वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन द फुल सपोर्ट फ्रॉम द लंदन कॉर्नवालिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। एंड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल जुडिशियल रिफॉर्म्स वर मेड बाय द कॉर्नवालिस। जैसा कि मैंने अभी आपको सारे सुधार बताए भी हैं। तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे एंड विच वर सक्सेसफुल आल्सो। और उनमें से बहुत सारे ऐसे सुधार थे जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड एज कंपनीज गवर्नमेंट मेड नो अटेम्प्ट टू चेंज दैम। परंतु यहाँ पे देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट जो कार्य कर रही थी उसके अंदर, परंतु उन्होंने उन सुधारों को, बहुत सारे ऐसे सुधार थे जिनको उन्होंने लगभग आने वाले 20 साल तक भी लागू नहीं किया था, परंतु जो सुधार उन्होंने लागू कर दिए थे वो सक्सेसफुल भी रहे थे। तो ये सारा मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताया और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे बार बार सुनिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी डाउट देन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।